हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फाइनल शार्ट का यानी कि सेकंड पार्ट लेके आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है रह गई थी और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ कैसे निकाला जाता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, और द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैसे डिराइव किया जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गॉस का नियम और गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ये आज के पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला। आज का वीडियो भी कल की तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको मजा भी आएगा। जैसा कि जो है पहले भाग में आपने देखा कि चैप्टर नंबर 1 में कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं बच रहा है जो फाइनल शार्ट में आपको ना बताया जाए। ठीक है, हाँ। फाइनल शार्ट की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बच्चे का कमेंट याद आया कि बच्चे ने पूछा था कि सर फाइनल शार्ट की जो वीडियो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फाइनल शार्ट की वीडियो आप कहाँ से जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, किस बुक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैं किसी एक बुक को प्रेफरेंस नहीं दे रहा था। फाइनल शार्ट की जो वीडियो थी ये जो है आपके कई सारे NCERT और जो आपके इधर कुमार मित्तल हैं, ऐसे कई सारे 2-3-4 राइटर की बुकें मेरे पास जो है, अग्रवाल त्यागी की है, कई सारे बुक हैं, उन सभी को मिलाकर जो है मैं फाइनल शार्ट की वीडियो प्रोवाइड करता था। अभी रिसेंटली में मेरे पास जो है एक बेस्ट चीज़ है जो NCERT का ही है और ये है ओसवाल का। ठीक है, NCERT पर बेस्ड ओसवाल की ये बुक जो है अभी कल ही मुझको मिली है। तो इसको मैंने देखा, जो मैं चीज़ें यहाँ फाइनल शार्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल A to Z ठीक इसी तरीके से सारी, मतलब इसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर है लेकिन तरीका बिल्कुल सेम है, एक जैसा ही है। यानी अगर आप फाइनल शार्ट के तौर पर जो है अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो बेस्ट होगा। इसमें जो है सारी चीज़ें अच्छे से दे रखी है। सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की जानते हो क्या लगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर आप फाइनल शार्ट की वीडियो अच्छे से कवर कर लिए हैं तो ये एक ही पेज पे आप पूरा कंप्लीट रिवीजन एक साथ कर सकते हैं। एक ही पेज से जो है आप पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। एक ही पेज पे सारी चीज़ें आपको दे दिया, क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं, यानी सारे फार्मूले एक ही पेज पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने जो है बुक कोई भी बुक नहीं लिया, क्वेश्चन बैंक वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो ओसवाल की बुक आप ले सकते हैं। और अगर मार्केट में नहीं भी मिलती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकाला कैसे जाएगा? तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, जिसमें कोई द्विध्रुव जो है इस तरीके से रखा गया है कि द्विध्रुव की जो क्रिया रेखा है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इसके अंदर कोई द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है कि जो इसके अक्ष के साथ यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव की जो क्रिया रेखा है, यानी इसकी क्रिया रेखा इसके बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाएगी। इसके साथ ये कितना कोण बना रही है, थीटा कोण। कितना कोण बना रही है, थीटा कोण। ठीक है, तो ये हो गया द्विध्रुव A B। यहाँ पे हमने ले लिया प्लस चार्ज प्लस Q, यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस Q। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी कोई आवेश किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करता है और वो वैद्युत बल कितना होता है, F इक्वल टू Q। F इक्वल टू कितना होता है, QE। ठीक है, तो ये F इक्वल टू QE एक वैद्युत बल कार्य करेगा, F इक्वल टू QE। ठीक है, एक चार्ज यहां पर है प्लस Q, तो इसके कारण इधर बल कार्य करेगा। दूसरा चार्ज माइनस Q है, तो माइनस के कारण क्या होगी, इस पर भी परिणाम में दोनों वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है, परिमाण में दोनों आवेश सेम होते थे, यानी जो बल लगेगा पॉइंट A और पॉइंट B पर, दोनों बल परिमाण में क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दिशा जो है वो अपोजिट होगी, यानी कि विपरीत होगी। एक प्लस है तो एक माइनस है, तो यानी दिशा विपरीत होगी। इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, QE। ठीक है, इसको अगर हम F1 मान लें, इसको F2 मान लें, ठीक है, ये बल लगेगा। अब ये दोनों बल, एक इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में,
ये दोनों क्या करेंगे, द्विध्रुव को संरेखित करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, संरेखित करने का प्रयास करेंगे, यानी इसको जो है ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इनका नेट आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन हमें निकालना बल आघूर्ण टाउ कितना होता है। तो किसी भी द्विध्रुव का बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण। ठीक है, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं, देखो एक बल यहां कार्य कर रहा है, एक बल यहां, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ये वाली दूरी नहीं, बिल्कुल पर यहां से इस पर क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो इस तरीके से, और इसको क्या करो, पीछे बढ़ा लो। ठीक है, तो ये जो है यहां पर मिल रहा है, इसको कोई पॉइंट दे देते हैं, नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो यानी जो बीच की दूरी हमको चाहिए वो कौन सी चाहिए, ए डी। तो टाउ बराबर क्या मिल गया हमको, दोनों बलों में से कोई एक बल, और देख रहे हैं परिमाण में दोनों बल क्या है, सेम है, केवल दिशा ही तो अब अलग है, तो कोई लेकर ही लेते हैं, क्यू ई गुणे इनके बीच की दूरी कितनी है, ए डी। ए डी का मान कैसे निकलेगा, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी आपका थीटा ही होगा। ठीक है, ये भुजा आपकी पता है। ठीक है, ये भुजा कौन सी भुजा हो गई, कर्ण, यानी कि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है हमेशा कितनी लेते हैं हम लोग, 2l। कितना लिया जाता है, 2l। तो कर्ण पता है और ये है लंब, तो लंब हमें चाहिए। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, साइन में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब, लंब हो गया आपका AD बटे कर्ण यानी कि AB। ठीक है, तो AD इक्वल टू कितना मिल जाएगा, AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू कितनी है, 2l। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। तो यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। बलयुग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या हो गया, QE इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। Q को इसके साथ अरेंज करो, Q या 2l को यहां पे ले आओ, 2l। ठीक है, E साइन थीटा, टाउ इक्वल टू, ये क्या होता है, ये द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी जिसे हम लोग क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, 2QL। कल वाले वीडियो लेक्चर में जो है इसको डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया PE साइन थीटा, टाउ इक्वल टू क्या आ गया, PE साइन थीटा। अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा है और साइन थीटा जो है क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। लेकिन अगर यहीं पे कभी कभी जो है ऑप्शन में, बहुविकल्पीय प्रश्न में ये क्वेश्चन हमने देखा है, पूछा गया है ऐसे, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P। ठीक है, एक ऑप्शन ए दे देता है, एक ऑप्शन ए दे देता है, और कई सारे ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन और दे देते हैं। तो लेकिन जो सही है आपका वो ये है, PE साइन थीटा। पहले P रहेगा, उसके बाद E रहेगा। ठीक है, तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, कोई अगर द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसको अगर हम थीटा कोण घुमाते हैं तो घुमाने में किया गया कार्य भी कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं, और इसके बाद आएंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग पर। ठीक है, उससे पहले ये छोटा सा टॉपिक देख लिया जाए कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। यहां तक अच्छे समझ में आ गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसके लिए सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये हेडिंग बना लो और शुरू हो जाओ। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर वही काम, ये एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं कि एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक, जिसमें हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है इस तरीके से रखा हुआ है। ये वैद्युत द्विध्रुव AB इसमें क्या हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे प्लस Q चार्ज और यहां पे माइनस Q चार्ज। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इसका बल युग्म आघूर्ण कितना है, बल युग्म आघूर्ण इस पर कितना कार्य कर रहा है, टाउ बराबर इसका क्या है, बल युग्म आघूर्ण, टाउ बराबर कितना, PE साइन थीटा। ये बल युग्म आघूर्ण काम कर रहा है ना, और यही बल युग्म आघूर्ण क्या कर रहा है, इसको जो है संरेखित करने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है, संरेखित करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि इसको जो है द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे देखो, समझना काफी ज्यादा आसान है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो। हम जानते हैं जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, और बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। ठीक है, जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब अगर हमें इस द्विध्रुव को, ठीक है, इस द्विध्रुव को ये क्या करेगा, जो बल युग्म आघूर्ण काम कर रहा है ये इसको ऐसे कर देगा, संरेखित करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर इसको हमें क्या करना हो, किसी डिग्री पर घुमाना हो, तो इस बल के अगेंस्ट हमको कार्य करना पड़ेगा ना, तब जाके इसको हम घुमा पाएंगे ना। क्योंकि ये जो बल युग्म आघूर्ण काम कर रहा है, इसके अगेंस्ट जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा बल नहीं लगाएंगे, तब तक द्विध्रुव को हम घुमा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब आप आराम से एक लाइन लिखिए, द्विध्रुव को बल युग्म आघूर्ण टाउ के विरुद्ध, ठीक है, स्मॉल कोण दी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, लिखिए सभी लोग। ठीक है, तो मान लिया द्विध्रुव को बल युग्म आघूर्ण टाउ के विरुद्ध अत्यंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य भी हमारा, कोण काफी सूक्ष्म है तो कार्य भी हम छोटा होगा, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। क्योंकि किया गया कार्य W बराबर क्या फार्मूला होता, बल गुणे विस्थापन। तो बल हमारा कितना, बल युग्म आघूर्ण, यही एक प्रकार का मेरा बल है यानी टाउ। ठीक है, गुणे विस्थापन, कितना कोण घूम रहा है, डी थीटा कोण घूम रहा है। ठीक है, डी थीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब द्विध्रुव को थीटा 0 से यानी थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य कैपिटल W बराबर इंटीग्रेशन, इसी को क्या करेंगे, थीटा 1 से, कहां से घुमा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां, लिमिट रखेंगे थीटा 1 से थीटा 2, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब डी डब्ल्यू की यहाँ पे वैल्यू रख लेनी है। डी डब्ल्यू की क्या करनी है, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर लेनी है। ठीक है, चलिए तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन
थीटा 1 से थीटा 2, इसकी वैल्यू कितनी है, टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। टाउ बराबर क्या है, पीई साइन थीटा, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। ये चीज कांस्टेंट है, यानी किसी भी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है वो नहीं बदलने वाला है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदलने वाली। ये दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज बाहर ले आओ, P इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट, माइनस कॉस थीटा, P माइनस कॉस थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से कितना है, थीटा 2, ठीक है। अब लिमिट रख लो, P पहले अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। फिर फार्मूले का माइनस होता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, थीटा 1। अरे मैथ वाले सर इसको अच्छे से आप लोगों को बताएंगे कैसे कि अपर लिमिट कैसे रखी जाती है, लोअर लिमिट कैसे रखी जाती है, इंटीग्रेशन कितना होता है, ठीक है। साइन कॉस, ज़्यादातर फिजिक्स में आपको साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, यही सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख देंगे और निगेटिव वाले टर्म को बाद में रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक सबका नोट हो गया था, नहीं नोट कर पाए होंगे तो थोड़ा सा स्क्रीन को बैक कीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए बैक करके। W इक्वल टू पीई, थीटा 1 को पहले, क्योंकि ये प्लस में है तो कॉस थीटा 1, और ये माइनस है तो माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। यदि थीटा 1 बराबर 0 और कुछ विशेष स्थितियां देख लीजिए, और थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। थीटा 2 बराबर क्या है, थीटा 1 यानी 0 से 90 डिग्री अगर घुमा रहे हैं तब इसका कितना हो जाएगा, या 0 से थीटा मान लेते हैं, 0 से थीटा मान लेते हैं, तो W इक्वल टू पीई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका जो है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W का फार्मूला है। अब यहीं पे आप कुछ विशेष स्थितियां देख लीजिए, विशेष स्थितियां, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, और इसके बाद हम लोग आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग पर, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो चैप्टर आपके थोड़ा सा लंबे होंगे या चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसका जो है कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में फाइनल शॉट कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं कंप्लीट हो पाएगा एक वीडियो में तो उसके 2 वीडियो बन जाएगा, और बाकी जो चैप्टर छोटे हैं या चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है उसको जो है एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो थोड़ा सा लंबे हैं, जिनके फाइनल शॉट लगभग 2 वीडियो में बन जाएंगे। जैसे पहला चैप्टर हो गया, और आपका विद्युत धारा वाला चैप्टर हो गया, और उधर फिर किरण प्रकाशिकी वाला चैप्टर हो गया। अब बीच में एक आध चैप्टर और निकल आए तो वो अलग की बात है। तो ये जो मुझे पता है कि ये इन चैप्टरों में जो है थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी इनके फाइनल शॉट जो है 2 वीडियो में कंप्लीट होंगे। बाकी जो चैप्टर हैं वो एक वीडियो में जो है हो जाएगा। कुछ विशेष स्थितियाँ, यदि द्विध्रुव को हम 0 से 90 घुमाएं, कहाँ से, 0 से 90, यानी थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर 90, तब क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 1 cos 90 वैल्यू 0, तो क्या मिल जाएगा, तब W बराबर मिल जाएगा P, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे देखो, यदि अगली स्थिति दूसरी देखो,
θ1 बराबर 90 और θ2 बराबर 180। 90 से 180 घुमाए, 90 से 180 घुमाए तब कितना होगा? तो यहां पे देखो W इक्वल टू PE cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, सीधे सीधे कितना आ गया? PE। कितना आ गया? PE। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी स्थितियां हैं। 90 से 180 से 270, 270 से जो है 360 और 0 से 360, तो ऐसे जो भी एंगल देगा अब आप लोग जो है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? मात्रक भाई किया गया कार्य है तो इसके मात्रक क्या हो जाएंगे? जूल होगा। ठीक है, मात्रक क्या होगा? जूल है, क्योंकि किया गया कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, गॉस की प्रमेय। हेडिंग डालिए और गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरा एक बार राइट कर जाइए, कमेंट कर दीजिए, जरा हम भी देखें कितने लोगों को जो है गॉस की जो प्रमेय का डेफिनेशन है या गॉस की जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट यानी कि कथन कितने लोगों को पता है। क्योंकि कभी कभी दे देता है ना, गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो जब तक आप प्रमेय नहीं आपको पता होगा तो आप सिद्ध क्या करेंगे? तो जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में गॉस की प्रमेय कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, तो आज के इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए भाई, गॉस की प्रमेय गॉस की प्रमेय इतना बड़ा लिखें, सही है? दिख रहा सबको ना? चलिए, तो गॉस की प्रमेय का क्या का स्टेटमेंट है? इनका क्या कहना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए मैं डेफिनेशन को राइट कर देता हूं। ठीक, अगर इसको हम मैथमेटिकल टर्म में राइट करें तो यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल आवेश, तो किसी भी पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश मतलब Q गुणे 1/ε0 का मतलब हो गया Q/ε0। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है इसका? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 जो है वो क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ε0 जो है वो क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ इसको कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बंद पृष्ठ है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी समझ में आया आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके सेंटर पर यहाँ पे यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना रखा गया है? Q। ठीक, तो यहां से r दूरी पर एक हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं ds। इसका क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? ds। ठीक है, इस मान, तो यहां पर इसकी दूरी अगर हम देखें तो ये इसकी दूरी कितनी है? r। कितनी है? r दूरी पर एक क्षेत्रफल हमने लिया है। अब देखिए इस बिंदु पर यहां पर इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ऐसे चली जाएगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा होगी यहां पे, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ds कैप, ये इधर कार्य कर रहा है। दोनों के बीच कोण कितना बन रहा? थीटा डिग्री। कितना बन रहा? थीटा डिग्री। ठीक है, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, अरे भाई सिंपली आप एक लाइन लिखेंगे और क्या लिखेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश Q, ठीक है, एक बंद पृष्ठ से संबंधित है। अब उस बंद पृष्ठ के सूक्ष्म
क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स भी गुजरेगा। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्या होता है फार्मूला, ई डॉट डी एस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। अब आगे देखो, ई की वैल्यू भाई आर दूरी पर यहां कोई पॉइंट अगर पी है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बटे में आर स्क्वायर, क्यू बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब गॉसियन पृष्ठ या पृष्ठ से, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स दिख रहा ना, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। ठीक है, डी फाई ई। फाई एस की वैल्यू आप रख लो, इसको 8 मत समझना भाई, इस जल्दबाजी वाला फाई है। इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी है, 1/, डी फाई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे 4 लिख रहा हूं, आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अच्छे से। अगर नहीं समझ में एक बार दोबारा से समझो। मान लिया कोई बिंदु आवेश Q है, ठीक है, उस बिंदु आवेश Q से संबंधित हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, अब गॉसियन पृष्ठ का एक सूक्ष्म अवयव यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds, जहां पर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया E है। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्या फार्मूला होता है, ई डॉट डी एस, और डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा, क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा, तो ई डी एस साइन थीटा। और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहां से यहां तक की दूरी हम आर माने तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, रख लिया मैंने, डी एस कॉस थीटा। अब इसी को क्या कर रहे हैं, इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमें छोटी सी चीज पता हो जाए तो हम बड़ी चीज का उसको इंटीग्रेशन का मतलब होता है पार्ट वाइज जोड़ना, ठीक है, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बाई पार्ट, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। ठीक है, तो ये चीजें समझ लो। तो इसको इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के अंदर वही सारी वैल्यू रखेंगे जो वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें क्या करेंगे, बाहर उठा के ले आएंगे। जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है उसको बाहर ले लो, और जिसकी वैल्यू बदलने वाली है उसको अंदर रहने दो। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू भी बाहर ले आओ, अंदर रह जाएगा आपका ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर है क्या, ये ds यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के द्वारा केंद्र पर बना घनकोण है, जिसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से। ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर क्या है, सूक्ष्म
क्षेत्रफल अवयव ds द्वारा केंद्र पर बना घन कोण है। क्या है? घन कोण है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी ओमेगा से। वैल्यू रखो, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो सूक्ष्म अवयव के कारण किसी यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है वो गोलाकार माना गया है। क्या है? उस आवेश को चारों तरफ से कवर करने वाला, और कोई भी आवेश है उसको अगर हम चारों तरफ से कवर करें तो क्या मिलेगा? हमको एक गोला ही तो मिलेगा। और गोले के केंद्र पर कितना टोटल कोण बनता है? 4 पाई स्टेरेडियन। घन कोण कितना बनता है गोले के केंद्र पर? 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4 पाई। हाँ, मजाक में बच्चे इसको जो है 4 पाई बोलते हैं। ठीक है, अरे भाई 4 पाई यानी 4 पाई। हम भी क्लास 12 में थे तो यही सब बोला करते थे, 4 पाई। अब 4 पाई का मतलब वो गांव वाली 4 पाई जिस पे लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको 4 पाई बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 पाई। ठीक है, इससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। आएगा क्या? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो प्रूफ हो गया। यही स्टेटमेंट था गॉस की प्रमेय का कि कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। चलिए अब इसके बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की। इसके बेसिकली हमें कई सारे अनुप्रयोग हैं, लेकिन जो हमें इस बार जो है बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो केवल और केवल हमें 2 अनुप्रयोग पढ़नी है। एक अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार है और दूसरा अनंत लंबाई का कोई समतल आवेशित चादर है। ठीक है, तो तार और चादर के कारण हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यही 2 अनुप्रयोग हमको इस बार पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए, अनंत आवेशित या अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जो एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। ठीक है, इसके कारण या इस चालक तार के कारण हमें क्या करनी? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं किसी बिंदु, कोई बिंदु P है जिसकी इससे दूरी जो है R है। यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जहां पे हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब ये पॉइंट P यहां से भी R दूरी पर हो सकता है, यहां से भी R दूरी पर, यहां से भी R दूरी पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? तो जितनी इसकी लंबाई है, इसके लंबाई को कवर करते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है, तो इस गॉसियन पृष्ठ की जो परिकल्पना करते हैं वो गॉसियन पृष्ठ हमारा इस तरीके से होना चाहिए, यानी ये काल्पनिक पृष्ठ है। ऐसा हम मानते हैं कि इसके चारों ओर ऐसा एक पृष्ठ खींचा गया है। तो पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि जो इस चालक तार को पूरी तरीके से कवर कर सके, यानी ये चालक तार पूरी तरीके से उसके अंदर क्या हो? आ सके। तो अगर यही चाक हमारा चालक तार है तो कौन सा ऐसा पृष्ठ होगा, ठीक है, जिससे चालक तार से हर एक पॉइंट से अगर हम उस पृष्ठ की दूरी देखें तो उस पृष्ठ की दूरी भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी जो पृष्ठ का सरफेस होगा, जो पॉइंट होगा, सरफेस होगा, उसकी दूरी हर जगह क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम क्या करेंगे? गोला की परिकल्पना करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसके हर एक पॉइंट से गोले की जो परिधि होगी, यानी जो पृष्ठ होगा, उस बराबर दूरी पर हो। ऐसा होगा नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा? एक बेलन ही मिलेगा, यानी एक खोखली पाइप। ठीक है, पाइप की हर एक परिधि यानी हर एक पॉइंट क्या होगा? इससे बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, तो ये चालक तार है। तो चालक तार से मान लेते हैं R दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? इसके चारों ओर क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से जो है गॉसियन पृष्ठ को हम डॉट डॉट करके दिखा लेते हैं। बराबर है ना दूरी? ठीक है,
अरे यार थोड़ा बहुत नहीं भी बराबर होगा तो चलेगा, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड सॉरी ग्रीन बोर्ड है और आप लोग कॉपी पे करेंगे तो आप लोग अपना बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमारा कोई एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब चालक तार एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। माना चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता क्या है, कुल आवेश, और इस चालक तार पे उपस्थित कुल आवेश कितना है, क्यों मान लेते हैं, कुल आवेश बटे चालक तार की लंबाई, ठीक है। अगर हम इस चालक तार की लंबाई थोड़ी देर के लिए एल मान के चले, हालांकि हमें प्रूफ करना अनंत लंबाई के लिए, तो जो भी प्रूफ आएगा उसमें एल नहीं रहेगा, तो कोई भी लंबाई हो, अनंत लंबाई या कुछ भी हो, कोई डिपेंड नहीं करता। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं एल लंबाई, ठीक है। तो कुल आवेश कितना है, क्यू, टोटल लंबाई एल, ठीक है। ये इसका रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ध्यान दीजिए, उस पॉइंट को कवर करता हुआ हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, और अब क्या करते हैं, इस गॉसियन पृष्ठ से एक सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं डी ए, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर ये होगा डी ए, ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा। और इस चालक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, प्लस के कारण बाहर की ओर होती है, तो यानी इसी डायरेक्शन में इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र और इस जो इसके पृष्ठ पर हमने एक सूक्ष्म अवयव लिया है, क्षेत्रफल अवयव डी ए, इसके बीच कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसके सूक्ष्म अवयव, ठीक है, ये जो हमने इसके वक्र पृष्ठ पर गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, वक्र पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई डॉट डी ए, ठीक है। कितना आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। कोण कितना है, 0, कितना आ जाएगा, ई डी ए, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ के, ठीक है, वक्र पृष्ठ ही है, तो गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, आगे लिख लेना, फाई ई इक्वल टू, इसका क्या कर देंगे, सीधे सीधे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, और डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ई बाहर हो गया, अंदर हो गया क्या, डी ए, ठीक है। तो अब देखिए डी ए, यानी ये एक तरीके से वक्र पृष्ठ है और ये बेलन है, तो बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एल, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब गॉसियन पृष्ठ के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके हर एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको चाहिए, तो मान लेते हैं इसके अनुप्रस्थ में एक हमने ले लिया ऐसे क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच कोण कितना बना, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन और लिखेंगे, हालांकि हम ऊपर मिटाएंगे तब ना लिखेंगे, तो
मिटा दे रहे हैं ऊपर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गॉसियन पृष्ठ के अनुप्रस्थ सही है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई, ये वक्र पृष्ठ का था तो यहां आप लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ, यहां पे हम लिख देते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है, इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना 90 अंश, तो ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो यहां से भी 0 और यहां से भी 0, ठीक है। अब लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के या संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई वक्र पृष्ठ प्लस फाई अनुप्रस्थ पृष्ठ, ठीक है। तो फाई वक्र पृष्ठ वाला तो मिल रहा है, लेकिन अनुप्रस्थ वाला कितना है 0 है, ठीक है। वक्र पृष्ठ वाला तो हमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है ई डॉट 2 पाई आर एल, और ये कितना है 0, ये हो गया फाई, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बना था, इसको बना लो 2, और ये जो आया ये बना लो आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो अभी मत बनाओ, इसके बाद जो बनेगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब इसको बना लो समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब आगे लिखो गॉस की प्रमेय से, ठीक है, नीचे मिटा दे रहे हैं कि बड़ा बड़ा लिखने में यही समस्या होती है कि 2 लाइन लिखो फिर बोर्ड साफ करो, और छोटा छोटा लिखो तो दिखेगा नहीं। गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट कुल आवेश। और आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में ही लैम्डा बराबर के तक Q बाई एल, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल, Q बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल, ठीक है। तो वैल्यू रख लो लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको बना लो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 3 और 4 से क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा अपने आप बराबर होगा, ठीक है। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से देख रहे हैं फाई फाई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा, यानी लैम्डा एल या ई इंटू 2 पाई आर एल इजकल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो ई को रखो इस साइड, बाकी सबको भेज दो दूसरी साइड। तो ई इजकल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल। अब देखो
L से L आपका कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू कितना हो गया 1 अपान, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, 4 पाई होता है, तो यानी 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे, तो 2 दूनी 4, 4 पाई, पाई यहाँ है, एप्सिलॉन नॉट इसके साथ कर दो, इनटू ऊपर बच रहा है लेमडा, और लेमडा के साथ साथ 2 भी बच रहा है, तो 2 लेमडा, ठीक है। नीचे कुछ और बचा, पाई भी लिख लिया हमने, एप्सिलॉन नॉट भी लिख लिया, बच रहा है केवल r, ठीक है। तो ये है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर दूरी हमें पता है और उस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व तो पता है। यहाँ पे L आया नहीं, यानी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, चाहे 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 10 मीटर हो या अनंत लंबाई का हो, सिर्फ हमें उसका रेखीय आवेश घनत्व अगर पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मात्रक न्यूटन पर कूलम, मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, बीमा भी हमने कैलकुलेट करके बताया ही था, ठीक है। तो यहां तक अच्छे समझ में आ गया सभी को। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं कि अनंत लंबाई के समतल आवेशित चादर के कारण, ठीक है, अनंत लंबाई के समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको नोट कर रहे हो तो नोट कर लो और हेडिंग लगा लो, समतल आवेशित चादर के कारण, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए और साथ ही साथ ये फिगर भी बना लीजिए, ठीक है। अनंत लंबाई का कोई समतल आवेशित चादर है, ये मान लिया हमने कोई हमारा समतल आवेशित चादर है, जिसका क्षेत्रफल मान लिया हमने, इस चादर का क्षेत्रफल कितना है a है, ठीक है। और इस चादर का या इस चालक तार का, ठीक है, सॉरी यहाँ तार शब्द कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये चादर है और चादर का पूरा पर्टिकुलर एरिया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना चादर का आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा है, कितना है सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, कुल आवेश और बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका कितना है हमने माना a माना है, तो कितना हो जाएगा q बाई ए, q बाई ए, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। माना इस चादर से r दूरी पर हमें क्या करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो r दूरी पर हम क्या करेंगे एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं, और ये गॉसियन पृष्ठ हमारा फिर कैसा होगा एक बेलनाकार होगा, ठीक है। क्या होगा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे परिकल्पना करेंगे। अब देखिए जब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे ये हमारा क्या समतल चादर है और मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज रखा है, यहां से हमें r दूरी पर, इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर क्या करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब क्या करेंगे इस r दूरी को ऐसे कवर करते हुए हम क्या करेंगे एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे और गॉसियन पृष्ठ इसके अंदर से दोनों साइड ऐसे निकलेगा, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं अंदर से गया हुआ। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अगर हम हर एक यानी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालें तो अगर ध्यान से देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का ये मान लेते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का ये जो अनुप्रस्थ काट है इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ds, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में कार्य करेगा, तो दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक इसी तरीके से इधर आएंगे तो इधर भी आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मिलेगा जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। और इसके अगर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की बात करें तो अनुप्रस्थ यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव इधर कार्य करेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो दोनों के बीच कितना कोण है 90 अंश, ठीक है। यानी वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो बस इसी को हमें क्या करना है अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। लिखेंगे जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचा, ठीक है। अब गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते ही गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ से
गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इजकल टू, एक इस अनुप्रस्थ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना होगा, एक इस अनुप्रस्थ से और एक वक्र पृष्ठ से, तो यानी फाई अनुप्रस्थ प्लस फाई ई वक्र पृष्ठ प्लस फाई ई अनुप्रस्थ, ठीक है। फाई वक्र पृष्ठ, फाई वक्र पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा, तो फाई वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच की कितना कोण बन रहा है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह कितना हो जाएगा यहाँ, कॉस 90 बराबर जीरो, ठीक है। और वक्र पृष्ठ वाला अनुप्रस्थ वाला कितना हो जाएगा, फाई ई अनुप्रस्थ, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट या ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0 डिग्री, तो ये इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो हो जाएगा ई डी एस, ठीक, ठीक है। तो डी एस क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल ई एस, ठीक है। तो अनुप्रस्थ वाला मिल गया। चलिए अब इसी में वैल्यू रख लीजिए, तो फाई ई इजकल टू सीधे टोटल कितना मिल गया, अनुप्रस्थ कितना मिल गया, ई एस, ये 0 और प्लस ई एस, ठीक है। तो फाई ई बराबर टोटल कितना मिल गया, 2E एस, 2E एस। इसको बना लो आप समीकरण नंबर 2। दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा काम भर का, ठीक है। तो चलिए इतना समझ लीजिए, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आगे देखो गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट करिए, आगे देखिए गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर यानी कि गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर कुल आवेश Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां पे Q क्या है, गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश है, जहां Q क्या है, गॉसियन पृष्ठ से संबंधित, गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल कितना है, कितना निकल के आया, ऐसे ही तो निकल के आया है, तो क्षेत्रफल, तो अगर समीकरण नंबर 1 पे जाओ, कुल आवेश बराबर सिग्मा इजकल टू क्या था, Q अपान A, जहां पे A क्या है, क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, इस पूरे समतल चादर का, ठीक है। और हमें यहां पे जो आवेश चाहिए, कुल आवेश चाहिए, गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश चाहिए, तो गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना है, S है, तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे राइट किया जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्षेत्रफल, तो यानी Q इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, S, ठीक है। तो कुल आवेश कितना मिल गया, सिग्मा S, तो फाई इजकल टू क्या मिल गया, सिग्मा S अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से क्या देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी 2E S इजकल टू सिग्मा S अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
आगे देखिए, तो ई को रखो इसी साइड, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 2 और s गुणे में है, दूसरी साइड जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा s अपान एप्सिलॉन नॉट, पहले से है 2s और आ गया 2s, तो s से s कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू कितना मिल गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी भी अनंत लंबाई के समतल आवेशी चादर के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस फार्मूले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है और ना ही उसके क्षेत्रफल पर, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता हो, आवेश घनत्व पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये गॉस के 2 अनुप्रयोग हमको पढ़ने थे। तो इस चैप्टर नंबर 1 का फाइनल शार्ट आज के इस वीडियो के साथ आपका कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 1 में आप जो है देखकर बताइए कि अभी तक कोई समस्या या कल वाली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें और आज में कोई अगर प्रॉब्लम हो या कहीं पर कोई परेशानी दिक्कत आई हो समझने में, तो वो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि फाइनल शार्ट की ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के फाइनल शार्ट के साथ।